declaration, meaning, importance, limitations and notable cases. Meaning of dying declaration. Dying declaration का कॉन्सेप्ट लीगल सिस्टम्स में काफ़ी सिग्निफिकेंस रखता है। इसे हिंदी में मृत्युकालीन घोषणा कहा जाता है। इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति के अंतिम समय में दिए गए बयान को कानूनी रूप से स्वीकार किया जा सकता है, खासकर तब जब व्यक्ति अपने मृत्यु के निकट हो और उसे बचने की कोई उम्मीद न हो। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति अपनी मृत्यु के कगार पर होता है वह सत्य कहता है। इसीलिए डाइंग डिक्लेरेशन को एक प्रामाणिकता का दर्जा दिया गया है और इसे एडमिसिबल एविडेंस माना जाता है। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के सेक्शन 32(1) के तहत डाइंग डिक्लेरेशन को एडमिसिबल बनाया गया है। इसमें किसी भी व्यक्ति द्वारा मौत से पहले दिए गए बयानों को विशेष स्थितियों में रिकॉर्ड किया जा सकता है, जैसे कि सीरियस इंजरीज या ऐसे कारणों से जो डेथ का कारण बनने वाले हैं। Importance of dying declaration. Dying declaration criminal justice system में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और कई महत्वपूर्ण पहलुओं को कवर करता है। 1. Truthful statement. Dying declaration को truthful माना जाता है क्योंकि ये बिलीफ है कि व्यक्ति अपनी मृत्यु के समय झूठ नहीं बोलता। Courts ये मानते हैं कि एक dying person अपने final moments में factual information provide करता है। 2. Direct evidence in absence of witnesses. कई केसेस में जैसे कि मर्डर्स या एक्सीडेंट्स कोई विटनेस उपस्थित नहीं होता। डाइंग डिक्लेरेशन उन सिचुएशंस में बहुत क्रिटिकल हो जाता है जब कोई और एविडेंस उपलब्ध नहीं होता और विक्टिम का बयान ही मुख्य एविडेंस होता है। 3. क्विक जस्टिस इन लीगल प्रोसीडिंग्स. डाइंग डिक्लेरेशन एक ऐसा एविडेंस जो लेंथी क्रॉस एग्जामिनेशन से गुजरने की आवश्यकता नहीं रखता। ये कोर्ट्स को क्विक जस्टिस प्रदान करने में हेल्प करता है, खासकर जहां ट्रायल्स में देरी का खतरा रहता है। 4. हेल्प्स इन कन्विक्शन. डाइंग डिक्लेरेशन अक्सर विक्टिम के अटैकर्स को कन्विक्ट करने में की रोल निभाता है, खासकर जहां अदर कोरोबोरेटिव एविडेंस नहीं होती। इसका यूज उन केसेस में किया जाता है विक्टिम ही पूरी घटना का आई विटनेस होता है। 5. इमोशनल एंड सोशल इम्पैक्ट. डाइंग डिक्लेरेशन का एक सोशल और इमोशनल इम्पैक्ट भी होता है। यह सोसाइटी में न्याय व्यवस्था में विश्वास को बढ़ाता है, क्योंकि डाइंग डिक्लेरेशन का इम्पोर्टेंस इस तथ्य से जुड़ा है कि एक व्यक्ति ने अपनी मृत्यु के समय सत्य बोला है। Limitations of dying declaration. हालांकि डाइंग डिक्लेरेशन का महत्व है, इसके साथ कुछ लिमिटेशंस भी जुड़ी हुई हैं जो इसकी इफेक्टिवनेस पर इम्पैक्ट डाल सकती हैं। 1. पॉसिबिलिटी ऑफ फैब्रिकेशन. डाइंग डिक्लेरेशन को मैनिपुलेट किया जा सकता है, स्पेशली यदि विक्टिम का स्टेटमेंट इन्फ्लुएंस के तहत लिया गया हो। कई बार यह प्रूव करना मुश्किल होता है कि स्टेटमेंट पूरी तरह वॉलंटरी और फ्री ऑफ प्रेशर था। 2. लैक ऑफ corroborative evidence. डाइंग डिक्लेरेशन कोर्ट्स corroborative evidence के बिना भी स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी इसका ओवर रिलायंस मिसकैरेजेस ऑफ जस्टिस का कारण बन सकता है। कोर्ट्स को इसे बहुत केयरफुली एग्जामिन करना चाहिए। 3. विक्टिम्स मेंटल एंड फिजिकल स्टेट. डाइंग डिक्लेरेशन में विक्टिम की मेंटल और फिजिकल कंडीशन एक क्रिटिकल रोल निभाती है। यदि विक्टिम क्रिटिकल हेल्थ में है या दवाई के प्रभाव में है तो उसका बयान रिलायबल नहीं माना जा सकता है। 4. रिस्क ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन. डाइंग डिक्लेरेशंस का रिकॉर्डिंग सही तरीके से न हो तो उसमें मिस इंटरप्रिटेशन का खतरा रहता है। यदि स्टेटमेंट को एक्यूरेटली ट्रांसलेट या रिकॉर्ड किया गया हो तो इसका इफेक्ट केस के आउटकम पर पड़ सकता है। 5. नो क्रॉस एग्जामिनेशन. डाइंग डिक्लेरेशन का एक मेजर लिमिटेशन यह है कि इसमें क्रॉस एग्जामिनेशन की सुविधा नहीं होती। क्रॉस एग्जामिनेशन एक नेसेसरी टूल है जो किसी भी स्टेटमेंट की रिलायबिलिटी चेक करता है, लेकिन डाइंग डिक्लेरेशंस में इसका अभाव रहता है। Notable cases involving dying declaration. कुछ महत्वपूर्ण केसेस है जहां डाइंग डिक्लेरेशन का यूज किया गया है और इन केसेस में कोर्ट ने इसके महत्व और लिमिटेशंस पर चर्चा की है। कुशल राव v स्टेट ऑफ बॉम्बे 1958. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एस्टैब्लिश किया कि डाइंग डिक्लेरेशन को कोरोबोरेटिव एविडेंस के बिना भी एक्सेप्ट किया जा सकता है, लेकिन यह देखा जाना चाहिए कि स्टेटमेंट कंप्लीटली रिलायबल है या नहीं। कोर्ट ने यह भी कहा कि डाइंग डिक्लेरेशन को फुली रिलायबल और वॉलंटरीली होने की स्थिति में ही एक्सेप्ट करना चाहिए। नालालपति सिवाया v सब डिविजनल ऑफिसर गंटूर सन 7.
इस केस में कोर्ट ने यह एस्टैब्लिश किया कि डाइंग डिक्लेरेशन तभी एडमिसिबल मानी जाएगी जब यह वॉलंटरी हो और विक्टिम पर कोई कोअर्शन न हो। कोर्ट ने यह भी कहा कि डाइंग डिक्लेरेशन के वक्त विक्टिम की मेंटल और फिजिकल कंडीशन भी चेक करनी चाहिए। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि डाइंग डिक्लेरेशन में विक्टिम का स्टेटमेंट रिलायबल होता है, लेकिन यह भी इम्पोर्टेंट है कि विक्टिम कॉन्शियस और फिट कंडीशन में हो। कोर्ट ने मेडिकल एग्जामिनेशन की इम्पोर्टेंस को हाईलाइट किया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि विक्टिम का स्टेटमेंट ट्रू और रिलायबल है। 4. और रतन सिंह वी स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, इस केस में कोर्ट ने कहा कि अगर डाइंग डिक्लेरेशन को प्रॉपरली और ऑथेंटिकली रिकॉर्ड किया गया हो तो कन्विक्शन का सफिशिएंट बेसिस हो सकता है। कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया कि डाइंग डिक्लेरेशन का रिकॉर्डिंग इम्पार्शियल अथॉरिटीज द्वारा जाना चाहिए ताकि उसमें बायस की कोई पॉसिबिलिटी न हो। कंक्लूजन, डाइंग डिक्लेरेशन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक इनवैल्यूएबल टूल है जो विक्टिम की फाइनल स्टेटमेंट को एविडेंस के रूप में मान्यता देता है। ये कॉन्सेप्ट इंडियन एविडेंस एक्ट और वेरियस केस लॉज के द्वारा एस्टैब्लिश्ड है और कोर्ट्स द्वारा इसे काफ़ी रिलायबल माना जाता है। हालांकि इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे कि फैब्रिकेशन का रिस्क, कोरोबोरेटिव एविडेंस की कमी और विक्टिम की कंडीशन का प्रभाव। डाइंग डिक्लेरेशन की इंपॉर्टेंस और लिमिटेशंस को देखते हुए कोर्ट्स को इसे केयरफुली एग्जामिन करना चाहिए। डाइंग डिक्लेरेशन का यूज़ एक फेयर जस्टिस डिलीवरी का प्रयास है जो केवल तभी संभव हो सकता है जब इसे रिलायबल, वॉलंटरी और प्रॉपर सर्कमस्टांसेस में लिया गया हो।